Assalamu alaikum. Now we're going to start part 2 of Guyton chapter number 5. इसमें हमने पढ़ना है एक्शन पोटेंशियल. अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि रेस्ट में जो पोटेंशियल है. अब हम कह रहे हैं कि जो एक्शन के वक्त जो पोटेंशियल है. ओके, सो अब व्हाट इज नाउ एक्शन पोटेंशियल? These are rapid changes in the membrane potential that spread rapidly along the nerve fiber. यानी कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उसके अंदर रैपिडली चेंज आ जाती है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था जो नर्व में -90 मिली वोल्ट्स था, ये वाला -90 मिली वोल्ट्स, उसमें एकदम से चेंज आ जाती है. वो माइनस से लेस नेगेटिव एंड देन +35 तक चला जाता है और फिर वापस -90 पे आ जाता है. ठीक है, यानी कि रैपिडली चेंजेस आती हैं, उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल. और ये जो रैपिडली चेंजेस आती हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ये एक पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन से, यानी कि एक पार्ट ऑफ नर्व फाइबर से दूसरे पार्ट ऑफ नर्व फाइबर में तेजी से फैल जाती है. ठीक है, दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल. अच्छा, अब होता क्या है एक्शन पोटेंशियल में? अगर आपने गौर किया था तो उसमें हमने जिक्र किया था उस वक्त सोडियम आयन का, हमने जिक्र किया था पोटेशियम आयन का, फिर साथ हमने जिक्र किया था सोडियम पोटेशियम ATPase का और पोटेशियम लीक चैनल्स का. और उसमें नोटिसेबल पॉइंट एक था कि सोडियम जो आयन्स हैं उनकी परमिएबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, और सोडियम मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. अब ऐसा क्या होता है कि एकदम से ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रैपिड चेंज आ जाती है. वो रैपिड चेंज इस तरह आती है कि एकदम से ही मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फॉर सोडियम आयंस बढ़ जाती है. ठीक है, अब जैसे ही मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फॉर सोडियम आयंस बढ़ेगी तो ये जो हल्के हल्के से थोड़े थोड़े से सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ रहे थे, तो एकदम से ढेर सारे सोडियम आयंस अंदर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे. इस तरह भाग के अंदर आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, और जब भी सोडियम अंदर की तरफ भागते हैं तो अंदर पोटेंशियल क्या कर देते हैं? पॉजिटिव में कर देते हैं. तो नाउ दिस इज अ नर्व मेम्ब्रेन. बाहर वाली साइड पे पॉजिटिविटी ज्यादा है, अंदर वाली साइड पे नेगेटिविटी ज्यादा है. ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, यहां पे एकदम से क्या हुआ कि सोडियम चैनल्स खुलना शुरू हो गए. ठीक है, और जैसे ही सोडियम चैनल खुलेंगे तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा. तो जो पॉजिटिविटी थी वो अंदर की तरफ आ जाएगी. पहले तो पॉजिटिविटी बाहर थी ना. ठीक है, तो ये जो स्टेट है जिसमें कि पॉजिटिविटी बाहर है और अंदर नेगेटिविटी, आप गौर करें तो ये दो पोल्स बने हुए हैं. ठीक है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल. तो इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट. अब अगर ये पॉजिटिव आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये पोल्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे. बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा थी, अंदर नेगेटिविटी ज्यादा थी. अगर वो बाहर वाला पॉजिटिव अंदर आ जाएगा तो अंदर वाली नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो ये होगा ना कि पोल्स खत्म होना शुरू हो गए. तो सोडियम के अंदर मूव करने से क्या होती है? डीपोलराइजेशन. अगर हम यही ग्राफ देखें यहाँ पे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -90. एकदम से क्या हुआ? सोडियम चैनल खुल गए और सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर गया. जैसे ही वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो अंदर की नेगेटिविटी कम हो जाएगी. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा तो सोडियम चैनल्स खुलते जाएंगे और नेगेटिव सोडियम अंदर मूव करता जाएगा और नेगेटिविटी कम होती जाएगी. यानी अगर हम ग्राफ देखें तो आहिस्ता 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 ग्राफ लेस नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ मूव करता जाएगा. और ये करते 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 0 तक ही नहीं पहुंचता, थोड़ा सा ओवर शूट भी कर जाता है, +35 तक चला जाता है. ठीक है, और यहां इस स्टेट में आके क्या होता है कि जो अंदर नेगेटिविटी थी और बाहर पॉजिटिविटी थी वो रिवर्स हो गया और क्या हो जाएगा? ये डीपोलराइजेशन में, ये इस पार्ट में डीपोलराइजेशन हो रही है. ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला पार्ट था, ये RMP. ये डीपोलराइजेशन वाला पार्ट और आगे डीपोलराइजेशन वाला डिस्कस करते हैं. तो डीप क्या होता है जनाब कि अंदर पॉजिटिविटी होती है और बाहर रिलेटिव नेगेटिविटी हो जाती है. ठीक है, यहां तक. फिर एकदम से क्या होता है कि पोटेशियम चैनल्स की आंख खुलती है और पोटेशियम कहते हैं भाई इतना ज्यादा पॉजिटिव अंदर आ गया और सोडियम ने डीपोलराइजेशन करवा दिया इसकी ऐसी की तैसी. अब मैं बाहर मूव करके इस डीपोलराइजेशन को वापस पोलराइजेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि पॉजिटिव जो अंदर पॉजिटिविटी इतनी भर गई है
तो एकदम से पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं और वो पोटेशियम चैनल्स बाहर की तरफ, वो पोटेशियम आयंस पोटेशियम चैनल से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बाहर मूव करते हैं तो पॉजिटिविटी बाहर को चली जाती है और अंदर आहिस्ता 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 ये लेस पॉजिटिविटी या मोर नेगेटिविटी अंदर होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे टाइम पास करता है, और इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो एक्शन पोटेंशियल की सिंपल सी जी दो स्टेजेस हैं। डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद यकदम डीपोलराइजेशन बाय मूविंग इन ऑफ सोडियम आयंस, एंड देन रीपोलराइजेशन ये बाय मूविंग आउट ऑफ पोटेशियम आयंस। सोडियम आयन साहब अंदर किस तरह मूव करते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से, जो कि ये बने हुए हैं सारे। पोटेशियम आयंस बाहर किस तरह मूव करते हैं? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से, जो कि ये सारे बने हुए हैं। ठीक हो गया? तो ये तो बड़ी जबरदस्त और सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, अब इन ये चैनल्स एग्जैक्टली खुलते या बंद किस तरह होते हैं ये हमने डिस्कस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आराम से मजे से नर्व बैठी थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, उसको ऐसी क्या तकलीफ हुई है कि एकदम से उसने सोडियम चैनल्स खोल दी और ये सारी ये डीपोलराइजेशन वाला काम शुरू हो गया। तो होता ये कि कोई ना कोई स्टिमुलस आता है, कोई केमिकल आया वो यहां पे आके लग गया, या कोई स्टिमुलस आया और उस स्टिमुलस ने क्या किया, उस स्टिमुलस ने इस जगह पे थोड़ी सी छेड़खानी की। छेड़खानी इस तरह की इस मेम्ब्रेन पे कि थोड़े से सोडियम आयंस अंदर मूव कर गए, सिर्फ थोड़े से। जो छेड़खानी हुई ना उससे थोड़े से सोडियम आयंस अंदर मूव किए, पूरे चैनल्स नहीं खुले। अब होता क्या है कि ये जो चैनल है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, इन्हें क्या चीज कंट्रोल करती है? ये एक ही स्टिमुलस पे ये दोनों खुलते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो स्टिमुलस नहीं भूलना, बड़ा मजेदार स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस है कि जब भी इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इनसाइड नेगेटिव है ना, जब भी इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन किसी भी वजह से थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई है, कोई पॉजिटिव आयंस अंदर ज्यादा लीक कर गए हैं किसी स्टिमुलस की वजह से, ठीक है, जैसी थोड़ी सी अंदर पॉजिटिविटी होती है ना, तो ये सोडियम और पोटेशियम चैनल्स उस थोड़ी सी अंदर पॉजिटिविटी को पता है क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? ये दोनों कहते हैं खोल जाओ, फौरन अपने दरवाजे खोल दो। ठीक है, और ये हैं इनके गेट्स जो भी हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस फॉर सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ओपनिंग इज सेम, व्हिच इज इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकमिंग मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव। अब आप लोग कहेंगे यार ये क्या बात हुई, चलो थोड़ी सी पॉजिटिविटी अंदर हो रही है तो सोडियम तो खुल गया, तो पोटेशियम तो बाद में खोलते हैं, वो तो नहीं फौरन खोलते हैं, वो तो ये जब सारा सोडियम साहब अपना काम कर देते हैं फिर पोटेशियम खोलते हैं। स्टिमुलस एक ही है तो पोटेशियम को भी तो तभी खोल जाना चाहिए। तो होता ये है कि पोटेशियम चैनल्स आर स्लो टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, कुछ स्टिमुलस आया है, इस सोडियम चैनल्स को पड़ी है चपेट और पोटेशियम को भी पड़ी है चपेट, ठीक है, किसी स्टिमुलस से, तो सोडियम ने तो फौरन ही खोल जाना है, मगर पोटेशियम जरा सो रहा होता है, उसको जरा जागते जागते उसके गेट्स को खोलते खोलते जरा टाइम लग जाता है। स्टिमुलस एक ही है, दोनों को एक टाइम पे चपेट पड़ी थी, मगर सोडियम पहले खोल गया और मजे की बात जब वो खोल के बंद हो जाता है उस वक्त पोटेशियम को जाग आती है और वो फिर पोटेशियम चैनल्स खोल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली चीज। अब दूसरी चीज आप कहोगे कि ये क्या बात हुई कि भाई अंदर पॉजिटिविटी से मजीद पॉजिटिविटी हो जाएगी, तो यस इट्स अ विशियस साइकिल। तो सोडियम, तो जो पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है उसमें ये सोडियम की इनसाइड पॉजिटिविटी से सोडियम का खोलना और मजीद इनसाइड पॉजिटिविटी आ जाना इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, इनसाइड जैसी पॉजिटिव होगा तो सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और वही इनसाइड पॉजिटिविटी जो हुई थी उसी को ही डिलेड रिस्पॉन्स करते हैं ये पोटेशियम चैनल्स, जो कि उस वक्त खुलेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे उस सारे प्रोसेस को। ठीक है, बाय पॉजिटिव आयंस, बाय पोटेशियम आयंस मूविंग आउटसाइड। ठीक हो गया, तो ये इसकी स्टोरी थी। अब आ जाते हैं कि इनकी ये चैनल्स की शक्ल क्या है और इन पे जरा हम थोड़ा फोकस करते हैं कि क्या चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये चैनल्स पे ये हैं
कि ये सोडियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है, ठीक है। अब सोडियम चैनल के दो गेट हैं, गौर करो, एक बाहर वाली साइड पे, ये ग्रीन कलर, ये जो येलो येलो मैंने हाईलाइट किया ना, ये गेट्स हैं। तो ये जो बाहर वाली साइड में है, अच्छा ये ब्राउन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सॉरी वो है सेल मेम्ब्रेन है, और ये उनके अंदर ये थ्रू एंड थ्रू जा रहे हैं। ये बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड है। अब इस मेम्ब्रेन की देखें तो ये बाहर है, ये अंदर है, इसकी देखें ये बाहर है और ये अंदर वाली साइड है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, अंदर देखो तो पोटेशियम ज़्यादा पड़ा हुआ है, यानी कि आउटसाइड सोडियम होता है, इनसाइड पोटेशियम होता है। अब ये बना दिए मैंने चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। जो येलो हाईलाइट किए हैं ये गेट्स हैं, ठीक। तो सोडियम चैनल के दो गेट्स हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाले गेट को हम कहते हैं एक्टिवेशन गेट, अंदर वाले गेट को हम कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट, ठीक है। अब होता क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम में कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, और ये पोटेशियम चैनल का एक ही गेट है जो अंदर वाली साइड पे लगा हुआ, ठीक। अब होता क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जी -90 मिलीवोल्ट, ये रेस्टिंग स्टेट है जिसमें -90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल है। ये एक्टिवेशन गेट बंद पड़ा है सोडियम चैनल का, और ये पोटेशियम चैनल का जो अंदर वाला गेट है जिसका नाम एक्टिवेशन गेट ही कह लो, हालांकि इसी के बंद होने से इनएक्टिवेशन भी होगी, बट ये एक ही गेट है, ठीक है। तो ये भी सोया पड़ा है, ये भी सोया पड़ा है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आया कोई स्टिमुलस, ये उड़ता हुआ आया कोई केमिकल या कोई नर्व इम्पल्स, जिसने यहाँ पे आके कोई छेड़खानी कर दी मेम्ब्रेन के साथ। उस छेड़खानी की वजह से अंदर थोड़ा सा लीक कर गया सोडियम, लीकी चैनल से लीक कर गया, कहीं से लीक कर गया अंदर थोड़ा सा। वो जैसे ही अंदर थोड़ा सा सोडियम बढ़ा, ये -90 से -80 -70 की तरफ मूव किया, तो एकदम से सोडियम चैनल का कि ओह ये क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिविटी है, चलो उस पॉजिटिव अंदर हल्की सी पॉजिटिविटी को ये रिस्पॉन्ड करे, क्या करेगा, अपना एक्टिवेशन गेट को खोल देगा। और जैसे ही एक्टिवेशन गेट खोलेगा तो सूरत हाल कुछ ये हो जाएगी। इनएक्टिवेशन तो पहले ही खुला था, एक्टिवेशन भी खुल गया, ये लो जी पूरे दोनों गेट्स खुले हुए, एक गेट पहले खुला था दूसरा भी खुल गया, तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर गया। और ये स्टेट क्या है, जब -90 मिलीवोल्ट से लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देता है चार्ज, इनके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हुई, चलो जी सोडियम खुल गया, और साथ ही डीपोलराइजेशन हो गई, पोल्स खत्म कर दी हमने, सोडियम को अंदर मूव कर देते हैं, तो ये जनाब सोडियम अंदर आ जाता है, ठीक है। जब ठीक ठाक सोडियम अंदर आ जाता है और ये -90 से पोटेंशियल +35 पे मूव कर जाता है, यानी कि -90 से +35 पे मूव कर जाता है, ठीक है। तो इस इतने ज़्यादा पॉजिटिव को देख के एकदम से ये जो इनएक्टिवेशन गेट जो सोया पड़ा था वो कहता है कि ओए ये तो बहुत ही ज़्यादा अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। फिर इनएक्टिवेशन गेट कहता है मैं बंद होने लगा, और ये इनएक्टिवेशन गेट ठक करके बंद हो जाता है, ठीक है। और मजे की बात है, इनएक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम चैनल उस वक्त बंद होता है जिस वक्त पोटेशियम चैनल का गेट जो सोया पड़ा था वो खोलना शुरू होता है। तो होता क्या, एकदम से जैसे ये +35 तक पहुंच जाता है तो एकदम से इसका ये इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाता है, और पोटेशियम का ये वाला गेट अंदर वाला एकदम से खुल जाता है। तो ये बंद हो जाएगा तो सोडियम अंदर आना बंद, और यहाँ से ये खुल जाएगा तो पोटेशियम बाहर जाना शुरू। और जैसे ये बाहर जाना शुरू होगा और ये अंदर आना बंद होगा तो ये रीपोलराइजेशन होगी, और ये चूंकि पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाएंगे, तो यानी कि पॉजिटिविटी बाहर लेके जाएंगे, अंदर नेगेटिविटी हो जाएगी, तो ये जनाब +35 से -90 मिलीवोल्ट पे चार्ज को ले जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि ये ज़्यादा ही सोया पड़ा होता है ये वाला गेट पोटेशियम का, तो इसकी स्लो एक्टिवेशन है। स्टिमुलस वही है इंसानों का, बट स्लो एक्टिवेशन, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये सारी एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन तो हो गई है यार, मगर अब ये देखो, अब नॉर्मल क्या था, बाहर सोडियम ज़्यादा था, अंदर पोटेशियम ज़्यादा था। बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है। अब जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाता है। इस स्टेट में देख लो, सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया और पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो गया। तो अब इसको वापस अपनी नॉर्मल जगह पे तो भेजना है ना। सोडियम जो कि अंदर, सोडियम साहब जो मुंह उठा के अंदर आ गए हैं, और पोटेशियम जो रीपोलराइजेशन के शॉक में बाहर चला गया सारा, अब इन्हें वापस पोटेशियम को अंदर और सोडियम को बाहर भी तो करना है ना। तो ये वापस इतनी नॉर्मल री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयोनिक ग्रेडियंट कैसे होता है? जाहिर बात है, एक्शन पोटेंशियल जब खत्म हो जाएगा तो उस वक्त ये री एस्टैब्लिशमेंट होगी ऑफ आयोनिक ग्रेडियंट। अब ये री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयोनिक ग्रेडियंट कौन करता है? ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज करता है। मैंने कहा है कि पोटेशियम बाहर चला गया है, होना उसे अंदर चाहिए, सोडियम अंदर आ गया है, होना उसे बाहर चाहिए। तो आपको याद है कि ये सोडियम और पोटेशियम को
वापस नॉर्मल कौन करता था? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो ये जब रेस्टिंग स्टेट चल रही होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल याद है, इसमें काम करता था। तो ये क्या करता है, अंदर जो ढेर सारा सोडियम आया होता है ना, इसको उठाता है और उठा के बाहर फेंक देता है, उसे कहता है चल बाहर। और जो सोडियम है जो बाहर ज्यादा है, जो बाहर की तरफ चले गए, होना नहीं अंदर चाहिए, वो उन्हें भी उठा के अंदर फेंक देता है। तो ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंक देता है, ठीक है। और इस तरह ये वापस रीएस्टैब्लिश कर देता है आयोनिक ग्रेडियंट। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, सोडियम बाहर मूव कर गया था, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर मूव कर गया था। तो पोस्ट एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सोडियम विल मूव आउट, 3 सोडियम विल मूव आउट एंड 2 पोटेशियम विल मूव इन बाय द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। एटीपीएज, एज इज एंजाइम, एटीपी को तोड़ के ये काम करता है, एनर्जी लगती है। और एनर्जी पता है कहां से आती है, जो आप लोग बर्गर खाते हो उससे, ठीक है। तो वहां से एनर्जी इज कंज्यूम, तो हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट नहीं भूलना कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की जो पंपिंग एक्टिविटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंट्रासेलुलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन के। मिसाल के तौर पे अंदर अगर 10 सोडियम आयन है, ठीक है, इंट्रासेलुलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं, अंदर अगर 10 सोडियम आयन है ना, तो पोटेशियम पंप, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस अच्छा काम कर रहा है। मगर अगर वो 10 से 20 हो गए हैं ना, यानी कि डबल हो गए हैं, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी डबल नहीं होगी, 2 × 2 × 2 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अंदर जैसी डबल होगी, वो एक्टिविटी 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये क्यूब का फॉर्मूला लगाई जो, अब अगर वो 10 टाइम्स होगी तो फिर देखो उसकी 10 टाइम्स, उसकी 10 × 10 × 10 1000 टाइम्स एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दैट इज, तो जितना ज्यादा अंदर सोडियम आई जाएगा, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कहेगा ऐसी की तैसी, जितना अंदर आ रहा है मैं उतना ज्यादा तुम्हें उठा उठा के बाहर फेंकूंगा। यानी कि जितना तुम अंदर आ रहे हो उससे कोई 3 टाइम्स क्यूब तुम्हें उठा के बाहर फेंकूंगा, ठीक है। चलो, तो ये था रीएस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, अब ये हमने सोडियम और पोटेशियम की हम इतनी देर से बात करी जा रहे हैं, किसी और बेचारे गरीब आयन का भी कोई रोल होता है इसमें, या बाकी सिर्फ ऐसे ही बैठे होते हैं? तो यस, तो एक्शन पोटेंशियल में और भी आयंस के रोल होते हैं, और वो कौन से हैं, वो 2 हैं जनाब। 2 मेजर ग्रुप्स में हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है। वो कौन से हैं, वो है नंबर 1 तो इम्परमिएंट नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, और दूसरा है कैल्शियम आयंस, ठीक है। कैल्शियम आयंस का बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार रोल है, इसको हम जरा आराम से देखते हैं। पहले तो मैं जरा इन नेगेटिवली चार्ज आयंस को जरा साइड पे करूँ। सेल के अंदर ना ये 3 किस्म के नेगेटिवली चार्ज आयंस अंदर बैठे होते हैं, जो कि इम्परमिएबल होते हैं। अब इम्परमिएबल है तो इन्होंने ऐसा तो होना नहीं कि जी कोई चैनल खोला है और ये जल्दी से भाग के बाहर चले गए या जल्दी से भाग के अंदर आ गए। तो इनका रोल सिर्फ है कि ये जनाब साहब सेल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और अंदर ये नेगेटिव चार्ज लेके बैठे हुए हैं, और इनका रोल सिर्फ ये है, इस प्रोटीन का, फॉस्फेट का और सल्फेट का, इन तीनों का रोल सिर्फ ये है, ये इनसाइड नेगेटिविटी करके रखते हैं। जैसे कोई पोटेशियम आयन बाहर से चला जाता है तो अंदर इनकी जारादारी ज़्यादा हो जाती है, कहते हैं भाई हम तो इधर ही बैठे हैं। तो इनसाइड नेगेटिविटी कॉज करने में इनका, एक सस्टेनेबल नेगेटिविटी कॉज करने में इनका बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव हैं और अंदर बैठे हुए हैं, और इन्होंने बाहर जाना ही नहीं। बाहर जाना ही नहीं तो अंदर नेगेटिविटी करके रखेंगे, ठीक है। जैसे कि थोड़े से पॉजिटिव आयंस बाहर गए तो ये पीछे बैठे हैं नेगेटिविटी करने के लिए, ठीक है। अनटिल इसको पॉजिटिव आयन अंदर ढेर सारे आए हैं, उनकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करें, ठीक है। तो ये इनका रोल है, सिर्फ प्रोटीन, फॉस्फेट और सल्फेट का। अच्छा, कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत मजेदार रोल है, उसने हर जगह टांग फंसाई है। पहली बात तो कैल्शियम 2 चैनल्स हैं जनाब कैल्शियम के। एक से कैल्शियम सेल से बाहर फेंका जाएगा और एक से सेल के अंदर आएगा। तो कैल्शियम आउट कौन फेंकता है? कैल्शियम पंप पकड़ता है कैल्शियम को, अंदर से उठाता है और बाहर की तरफ फेंक देता है, दैट इज कैल्शियम पंप। अब एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर कैल्शियम कैसे मूव करेगा? बाय वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जस्ट लाइक जिस तरह सोडियम और पोटेशियम के, सोडियम एंड पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल से, उसी तरह कैल्शियम ने कहा भाई मैं भी अपने पास एक वोल्टेज गेटेड चैनल रखता हूं, क्योंकि ये जरा बाकियों ने रखे तो मैं क्यों नहीं रखूं, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से कैल्शियम अंदर मूव करता है, ठीक है।
अच्छा ज़रा गौर करो, ये कैल्शियम क्या है? कैल्शियम इज़ अ पॉजिटिव आयन, और कैल्शियम इनसाइड मूव कर रहा है थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो कोई और पॉजिटिव आयन भी अंदर मूव करता था जिसका नाम था सोडियम। तो उस पॉजिटिव आयन के, यानी कि सोडियम पॉजिटिव आयन था, तो बेसिकली वो पॉजिटिव आयन के अंदर मूव करने से डीपोलराइजेशन हो रही थी। तो अगर उसके अंदर मूव करने से डीपोलराइजेशन हो रही है, तो क्या कैल्शियम आयन के अंदर मूव करने से डीपोलराइजेशन नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो जब कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से अंदर की तरफ मूव करता है तो डीपोलराइजेशन होती है। तो इसलिए पहला पॉइंट गौर करें कि इट कंट्रीब्यूट्स इन डीपोलराइजेशन अलोंग विद सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल जिस तरह अंदर मूव करके डीपोलराइजेशन करा रहा है, उस तरह कैल्शियम चैनल भी अंदर मूव करके डीपोलराइजेशन करा देता है, सोडियम के साथ मिलके भी, एंड इन सम केसेस सोडियम के बगैर भी। जैसे कि कार्डिक और स्मूथ मसल्स में अक्सर में क्या होता है कि सोडियम आयन अंदर मूव करके डीपोलराइजेशन नहीं करवाता, कैल्शियम आयन अंदर मूव करके डीपोलराइजेशन कराता है, और वही कैल्शियम आयन फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी में भी अपना रोल प्ले करता है। तो सोडियम बड़ी जबरदस्त चीज है। सोडियम के साथ, अच्छा, जब ये सोडियम के साथ मिलके कराता है तो वो सस्टेन्ड डीपोलराइजेशन करता है। तो सोडियम के वजह से तो डीपोलराइजेशन एक ऊपर हुई थी ना, ठीक है, ये सोडियम आया था और अंदर डीपोलराइजेशन कर दी थी। मगर अगर यहां पे मैं कह दूं कि अब कैल्शियम आयन भी आ गया यहां पे इस जगह पे, तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन नीचे आने की बजाय आगे चलती जाएगी। तो उसे कहेंगे सस्टेन डीपोलराइजेशन या प्लेट्यू, जिसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे ग्राफ दिखा के। ये तो दो चीजें होगी इसकी। और अक्सर केस में इंडिपेंडेंटली डीपोलराइजेशन करा देगा, एज इन द केस ऑफ कार्डिक एंड स्मूथ मसल कैल्शियम आयंस बाय मूविंग फ्रॉम वोल्टेज कैल्शियम चैनल्स। अच्छा, तीसरा इसका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि अक्सर इग्नोर हो जाता है और एमसीक्यूज में वाइवा में बड़ा पूछा जाता है, वो ये है कि कैल्शियम आयन सोडियम चैनल्स की ओपनिंग को भी इफेक्ट कर देता है। ये क्या बात कर दी मैंने? ये जो सोडियम चैनल है ना, कैल्शियम आयन अगर यहां पे पड़ा होगा ना बाहर, तो वो इस सोडियम चैनल की ओपनिंग को भी डिफाइन करेगा या ओपनिंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इफेक्ट किस तरह करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब हाइपोकैल्सीमिया होगा, यानी कि बाहर वाली साइड पे कम कैल्शियम होगा, तो ये एक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम चैनल ज्यादा आसानी से खुल जाएगा, फौरन ही खुल जाएगा। थोड़ा सा पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ, फौरन ही खुल गया, जल्दी से डीपोलराइजेशन हो जाएगी। यानी कि अगर कैल्शियम चैनल कैल्शियम आयंस बाहर कम होंगे तो एक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम चैनल्स बड़ी आसानी से खुल जाता है, हल्की सी भी पोटेंशियल चेंज से खुल जाएगा, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से फिर क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया में बहुत जल्दी डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। हल्के से स्टिमुलस पे डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है। अब अगर कैल्शियम चैनल बाहर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? वो इसको ओवर स्टेबलाइज कर देगा, वो उसे खोलने ही नहीं देगा। अगर -90 से -70 पे जाके वो थ्रेशोल्ड आता है और -70 पे जाके खुल जाता है तो खोलने नहीं देगा, इसे बांध ही रखेगा, क्योंकि और -70 से और जाओ -50 की तरफ, -40 की तरफ, फिर मैं खोलूंगा, इसे खोलने दूंगा, ठीक है। तो इट ऑल्टर्स द वोल्टेज लेवल रिक्वायर्ड टू ओपन सोडियम चैनल्स बाय बाइंडिंग टू इट। तो बाहर की साइड पे बाइंड कर जाता है और फिर डिफाइन करता है कब तुमने खोलना है, कब तुमने नहीं खोलना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब ये उसके बाद है ये वोल्टेज क्लैम्प मेथड। वोल्टेज क्लैम्प मेथड क्या है जी? ये है कि इतना हमने डिस्कस किया है कि सोडियम चैनल खुल गया, पोटेशियम चैनल खुल गया। अब ये हमें पता कैसे चला है? हमने ये वोल्टेज क्लैम्प मेथड से हमने पता लगाया था, ठीक है। क्या करते हैं जिसमें ये नर्व फाइबर है, ये दो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये ग्रीन वाला वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, ये नीले वाला करंट इलेक्ट्रोड है। अब ये वोल्टेज इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं? अंदर की साइड पे थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इससे हमने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी कर दी। जैसी अंदर पॉजिटिविटी होगी तो क्या होगा? यहां से सोडियम चैनल खुल जाएगा। अब सोडियम चैनल खुलेगा तो सोडियम अंदर मूव करेगा। जैसे ही सोडियम अंदर मूव करेगा तो यहां पे
ये करंट इलेक्ट्रोड रीड करेगा कि ओ ये तो करंट आ रहा है अंदर, करंट आ रहा है। जैसे आयन मूव करता है तो आयनिक फ्लो से करंट आता है ना, तो करंट आ रहा है अंदर। अब इसने अंदर पॉजिटिविटी की, इसने नोट कर लिया करंट आ गया, ठीक है। अब इतना पता चल गया कि भाई ये अंदर पॉजिटिविटी करने से कोई ना कोई चैनल खुलता है जिसकी वजह से अंदर करंट आता है। तो अब ये तो एक हमें अहम चीज पता चल गई है। इस तरह एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह पता कराएं कि जनाब ये सोडियम चैनल ही खुला था, इतना पता चल जाएगा अंदर कोई पॉजिटिव आयन आ रहा है। अब सोडियम है या पोटेशियम है, फिर क्या करते हैं, दो तरह के ब्लॉकर पकड़ते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। अब सोडियम आयन अगर खुला है और सोडियम अंदर आ रहा है तो हम यहां पे बाहर सोडियम ब्लॉकर जैसे ही लगाएंगे तो सोडियम आना बंद हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि ओ अच्छा, जो पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा था ना, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर रहा था अंदर पॉजिटिविटी करने से थ्रू वोल्टेज इलेक्ट्रोड, वो तो सोडियम आयन था, ठीक है। अब अगर हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर लगाएंगे जो कि टेट्रा इथाइल अमोनियम है, वो हम लगाएंगे तो सोडियम चैनल बंद नहीं। हमें अच्छा नहीं, ये पोटेशियम जो भी पॉजिटिविटी अंदर आ रही थी ना, ये पोटेशियम चैनल की वजह से नहीं थी, ये सोडियम चैनल की वजह से थी, ठीक है, सोडियम आयन के मूव करने की वजह से थी, ठीक है। तो एक हमने इलेक्ट्रोड अंदर चेंज करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, फिर हमें एक उसके आयोनिक फ्लो को, करंट को मेजर करने के लिए होना चाहिए, फिर हमारे पास कोई ऐसी ब्लॉकर्स होने चाहिए जो हमें डिफाइन करा सकें कि इस वक्त जो करंट मूव कर रहा था ये कौन से आयन की वजह से था, विच इज इन द केस ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर टेट्रोडोटॉक्सिन एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर टेट्रा इथाइल अमोनियम। अब ये भी याद कर लेना कि जो सोडियम चैनल ब्लॉकर टेट्रोडोटॉक्सिन है और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर टेट्रा इथाइल अमोनियम है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी रट्टे वाली चीज़ है और रट्टे वाली चीज़ हमें एमसीक्यूज में देने का बहुत शौक है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद कर लेना, हालांकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रोपिगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। अब ये एक्शन पोटेंशियल तो हमने जनरेट करा दिया था। अब ये पोटेंशियल, आप स्टार्ट में हमने पहली लाइन बोली थी कि रैपिड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट स्प्रेड रैपिडली अलोंग नर्व फाइबर। वो ठीक है भाई, चेंज हो गई, ये सोडियम खुल गया, अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर चला गया, तो ये तो एक पॉइंट भी होनी चाहिए। अब ये स्प्रेड अलोंग ये पूरी नर्व पे क्यों फैला दी है, कैसे फैला दी है, कौन है भाई, कौन कर रहा है तो उसका मैकेनिज्म ये डिस्कस करना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी सिंपल। अब यार होता ये है कि बाहर वाली साइड पे है पॉजिटिविटी, अंदर वाली साइड पे है नेगेटिविटी। इस एक पॉइंट पे जो स्टिमुलस आया, कोई भी केमिकल आया या जो कुछ भी आया, और उसने एक सोडियम को खोला और फिर सोडियम चैनल खुल गए, और ये इस पॉइंट पे हो गई डीपोलराइजेशन, अंदर पॉजिटिविटी बाहर नेगेटिविटी। अब मेरा तो कहना यह था कि कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इस पॉइंट पे स्टिमुलस आया था, चलो खुल गया सोडियम, डीपोलराइजेशन हो गई, वहीं रिपोलराइजेशन हो, बात खत्म। मगर ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये जो पॉजिटिविटी अंदर आई है ना, ये फैलती जाएगी इस तरफ भी, इस तरफ भी, और ये सारे नर्व फाइबर में डीपोलराइजेशन हो जाएगी, ये होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और आगे तक चला जाएगा। अच्छा भाई क्यों होती है, चलो इसका भी एक मैकेनिज्म है। होता ये है कि अगर आपको याद हो, सोडियम चैनल क्यों खुलते हैं, मेन स्टिमुलस क्या था सोडियम चैनल के खुलने का, जब भी इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पॉजिटिव होगी, इनसाइड द मेम्ब्रेन थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी होगी तो सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक हो गया। अब जरा इस जगह पे गौर फरमाएं आप, तो इनसाइड द मेम्ब्रेन क्या हुई है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, और यहां तो खुल गए। अब इसके साथ वालों को क्या बीमारी हुई है, इनके साथ वालों को ये बीमारी हुई है कि ये वाला जो पॉजिटिव है ना, ये मुंह उठा के थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा, और ये मुंह उठा के थोड़ा सा इधर डिफ्यूज कर जाएगा। डिफ्यूज करेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव है, इधर नेगेटिविटी है तो इधर जाएगा और साथ साथ इधर भी जाएगा। वो जैसे ही इधर जाएगा तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपने हमसाये में कर देगा, इस नेगेटिव की जगह थोड़ी सी पॉजिटिविटी कर देगा। वो जैसे ही थोड़ी सी पॉजिटिविटी करेगा तो इसके ऊपर जो सोडियम चैनल लगा हुआ होगा, वो अंदर पॉजिटिविटी हो रही है, मैं भी खुल जाता हूँ, वो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जनाब सब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला सोडियम चैनल खुल जाएगा और ये भी पॉजिटिविटी होगी अंदर, और पॉजिटिव आ गया। साथ ही क्या होगा, ये इससे अगले वाले को थोड़ा सा और पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला सोडियम चैनल क्या, ओह मैं भी खुल जाता हूँ, चलो जी, तो ये पॉजिटिविटी आगे हो जाएगी। इतने पीछे यहाँ से रिपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी, अलबत्ता ये पॉजिटिविटी फैली जाएगी इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जनाब ये है प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्कस कर लिया तो आखिरी चीज भी डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट की, वो है ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। वो ऑल और नथिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि ये एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स के चक्कर में या तो फुल रिस्पॉन्स आता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। फुल रिस्पॉन्स का मतलब है कि पूरे का पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है
और नर्व आगे इंपल्स आगे गई है, या तो पूरे का पूरा होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, बड़ा हल्का सा जनरेट हुआ। हल्का सा क्या होता है? यानी कि वो जनरेट होगा तो फिर -90 से पूरा +35 तक जाएगा और पूरा रिपोलराइजेशन होगा और पूरे नर्व इंपल्स आगे जनरेट करेगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। अब इसके लिए हम एक सेफ्टी फैक्टर होता है, सेफ्टी फैक्टर, मगर वो फुल रिस्पॉन्स तब आता है कि जब एक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन। और जब एक्शन पोटेंशियल ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन होगा तो जाहिर बात है इन दोनों की रेशो ग्रेटर देन 1 होगी। तो कहते हैं जी सेफ्टी फैक्टर जब ग्रेटर देन 1 होगा तो फुल रिस्पॉन्स आएगा, और अगर लेसर देन 1 होगा तो नो रिस्पॉन्स होगा। ये बीच की कोई बात नहीं है, या येस है या नो है, देयर इज नथिंग 50-50। Okay, so this was it. Let's see you in next part.